हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आई होप आप स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी सेल का, जितना भी हो सकेगा आज मैं करा दूंगी उतना। ये आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप रिवाइज हो जाएगा और आप उसको अच्छे से कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सेल के चैप्टर में। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं आगे करा दूंगी आपको। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आकर के उसको सॉल्व कर दूंगी, मैं आपको नीचे आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आपके जो पिछले पेपर में आया है टीजीटी पीजीटी के जो प्री वाईक्यू हैं, ये मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो आप देखिए, जैसे टीजीटी पीजीटी, ठीक है, ये आपका टीजीटी पीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी पी वाईक्यू। तो इससे आपका क्या होगा कि टॉपिक के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते चलेंगे। ठीक, तो आपको परेशानी, आपको आइडिया लगता जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। इसको आते ही आप सॉल्व करके निकल लोगे, बिल्कुल नो लोड एकदम से। ठीक है, तो हम जोश के साथ बिल्कुल चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने उस दिन पूरा पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपको याद होगा पूरा स्ट्रक्चर, इसमें ग्रेनम था और आपका स्ट्रोमा था, सब आपको याद हो यहाँ पे। तो द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, ये प्लांट संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस में प्रकाश प्रतिक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस ऑकर। ठीक है, लाइट रिएक्शन किस में होता है ये इसमें बताया गया। तो लाइट रिएक्शन किस में होता है आपको याद होगा, लाइट रिएक्शन आपका किस में होता है, ग्रेनम में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ग्रेनम। करेक्ट आंसर है ग्रेनम। ग्रेनम का क्या स्ट्रक्चर था आपका, ये जो में आपने माइटोकॉन्ड्रिया में का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो आपको सिंपल सा याद था, मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा और ग्रेनम। डार्क रिएक्शन किसमें होता है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं आपके, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, जस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज क्या होता है, लाइट रिएक्शन, सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये आपका होता है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन किस में होता है, ग्रेनम में होता है। डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये याद हो गया होगा आपको, लाइट रिएक्शन किस में होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन किस में होता है आपका, ग्रेनम में होता है, और डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे, लाइसोसोम आर फाउंड इन, लाइसोसोम पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम, ये क्या है, सलाइवा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सलाइवा और टीयर्स दोनों में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स में होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं, जितने भी डेब्रिस होती है हमारे सेल्स में उसको ये डाइजेस्ट करके और बाहर निकाल देते हैं, आउट करते हैं, क्लियर कर देते हैं, हमारे सेल्स में जो भी कचरे भरे होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स सलाइवा और टीयर्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ये हो गया, बोथ, दोनों में, लाइसोसोम दोनों में पाए जाते हैं, सलाइवा और टीयर्स। ठीक है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कौन सा कोशिकांग बहुरूपता प्रदर्शित करता है, कौन सा कोशिकांग बहुरूपता प्रदर्शित करता है, बहुरूपता माने जिसके कई सारे रूप हों, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुरूपता। ठीक है, से एक कोई चीज होती है उसके कई सारे रूप होते हैं, इसको बोलते हैं बहुरूपता। तो पॉलीमॉर्फिज्म कौन सो करता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस करता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया करता नहीं है, राइबोसोम करता नहीं है,
लाइसोसोम ही आपका जो है बहुरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक, लाइसोसोम, इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। इसके कई टॉपिक होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के बाद भी इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, वो आप आएंगे जब डिटेल में जब आएंगे आप लाइसोसोम के, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रकार होते हैं। इसको इतना जानना जरूरी नहीं है अभी आपके लिए, बस इतना जानिए कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करता है, तो लाइसोसोम शो करता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज। ठीक है, बैक्टीरिया में मौजूद कोशिका अंगक है। बैक्टीरिया में कौन मौजूद होता है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनेल होते नहीं हैं। ठीक, तो कौन इसमें होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया में हमारा होता है लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम। राइबोसोम हमारे बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमारे बैक्टीरिया सेल्स में होता है, बिकॉज बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होता, इसमें क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम सिंथेसिस किसका करता है? प्रोटीन का। ठीक है, राइबोसोम को हम जानते हैं इसका क्या काम होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम ही करता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मोस्ट स्टेबल आरएनए इज द सेल इज। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज आरआरएनए। ये आपका है सही आंसर, आरआरएनए। ठीक है, मोस्ट स्टेबल। क्यों इसको मोस्ट स्टेबल बोलते हैं आरआरएनए को? आरआरएनए को मोस्ट स्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके 2 पीढ़ियों तक आरआरएनए एज सच पड़ा होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, 2 पीढ़ियों तक पड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरआरएनए ये पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के संश्लेषण में। तो आरआरएनए स्टेबल आरएनए होता है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आरआरएनए क्या होता है, तो स्टेबल आरएनए बोलते हैं आरआरएनए। ठीक है, ये आपको रट गया होगा आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 6, अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी निकायों का एक प्रमुख कार्य है। मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको ये। ठीक है, ठीक है, ये आपका गोल्गी एपरेटिस हो गया। गोल्गी एपरेटिस हो गया। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? गोल्गी एपरेटिस का प्रमुख कार्य है लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर। ये आपका लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर। ठीक है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, 2 तरह की गोल्गी बॉडीज होती हैं। यहाँ पे ठीक है, ये प्रोटीन लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर एक काम करता है। ठीक है, ये आपका हो गया गोल्गी निकायों का प्रमुख कार्य। अब आगे आप देखेंगे आगे का क्वेश्चन, अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल इज कॉल्ड। बहुकेंद्रीय कोशिका कहलाती है। बहुकेंद्र की कोशिका कहलाती है। किसको बोलते हैं हम बहुकेंद्रीय कोशिका? साइनोसिटिक। साइनोसिटिक सेल को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल, साइनोसिटिक को। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन। सेंट्रियोल भाग लेता है। मैंने बताया था आपको सेंट्रियोल किस में भाग लेता है, ये आपको याद है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर याद है आपको? ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किस में भाग लेता था? सेल डिवीजन के टाइम में जब आपका माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता था। माइक्रोट्यूब्यूल क्या था? मान लीजिए एक सेल है ये, ठीक है, तो सेल में ही ऐसे ऐसे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते थे।
इनको हम बोलते थे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। और एक था माइक्रोफिलामेंट, आपको याद होगा, एक ऐसे था माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्यों बनाया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल इसलिए रहता है सेल में, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, मैंने आपको उस दिन यही बताया था, आप पुराना लेक्चर जाकर देखिएगा। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, ऐसे ही सेल में ढांचा को बनाए रखने के लिए इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता है जिससे कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ठीक है, सेल का ढांचा बना रहे, ठीक, इसलिए उसमें निर्माण होता है। सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में ये जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल उसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने में। तो इसमें देख लीजिए, इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, यस, यही इसका आंसर है, धुरी निर्माण की शुरुआत, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, धुरी निर्माण की शुरुआत कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, धुरी निर्माण की शुरुआत, ठीक है। इस कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज टू, फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल होता है, लाइट का क्या कार्य होता है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो आप देखेंगे कि लाइट का प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की क्या भूमिका होती है, ठीक है। एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, एक्टिवेट पेरोक्सिसोम, एक्टिवेट फेरेडॉक्सिन, ये थोड़ा गलत हो गया है इसका, वो फेरेडॉक्सिन होता है, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा बताइए? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका है क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करना, सक्रिय करना क्लोरोप्लास्ट को। जब तक क्लोरोप्लास्ट को सक्रिय नहीं करेगा तब तक लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में कैसे, केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पे जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें क्या करता है ग्रेनम? यही करता है ना आपका, आपने पुराने क्वेश्चन में देखा कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमने उस दिन के लेक्चर में पढ़ा था, पहले लेक्चर में अपने सेल में, कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे सेल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक, खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये कौन करता है? ये प्रकाश जो है एक्टिवेट करता है क्लोरोप्लास्ट को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट। 11 पे आ जाएंगे हम, 10 पे सॉरी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स शामिल है, किस में शामिल है? अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में, द सेल सेक्रेटरी प्रोसेस में, पार्टिकल्स मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, बिल्कुल भी नहीं। सिनेप्सिस, नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? राइबोसोम, आपको याद हो गया है। पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपका हेल्प करता है, तो ये भी नहीं होगा। सिनेप्सिस, बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सेल सेक्रेटरी प्रोसेस, कोशिका स्रावी प्रक्रिया, ठीक है, कोशिका स्रावी प्रक्रिया, सेल सेक्रेटरी प्रोसेस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। तो इसका सही उत्तर बी हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस किसके संश्लेषण से संबंधित है? न्यूक्लियोलस, जब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देखें,
इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस किसका संश्लेषण करता है? जब ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो पड़ा होता है ये किसका संश्लेषण करता है? तो न्यूक्लियोलस किसका संश्लेषण करता है? आपका आरएनए का। ठीक है, राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस यहाँ पे है ये इसी का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? आप आइए, आपको अब ये क्वेश्चन रट गया होगा, अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत तो नहीं होने वाला है, आप इसको देखते ही कर लेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करता नहीं है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी एपरेटस करता नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता नहीं है। करता कौन है? राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। ठीक, ये तो आपको अब एकदम नींद में भी कोई पूछ दे तो आपको ये क्वेश्चन तो नहीं भूलने वाला है। कोई पूछ देगा नींद में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, बताओ जल्दी से, बता दोगे फट से? राइबोसोम। Which organelle is involved in the breakdown of fatty acid and detoxification in cell? ठीक है, कोशिकाओं में फैटी एसिड के टूटने और विसरण में कौन सा अंगक शामिल है? आप देखेंगे लाइसोसोम बिल्कुल नहीं, ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, स्पेस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि हमारे सेल्स में पड़े जितने भी डेब्रिस होते हैं, जो कचरा होता है, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी नहीं करता। कौन करता है? परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम जो है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है सेल में, फैटी एसिड को तोड़ने में और विसरण डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिसिटी को दूर करने में हेल्प करता है परऑक्सीसोम। द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियोलस निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में शामिल है? ये तो आपका वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा ये आ गया होगा। किसके में बताइए? राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। ये तो वही आ गया आपका क्वेश्चन, आपको पिछला क्वेश्चन था ये। इन प्लांट सेल द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल, जो प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर था, आपने देखा था प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में जो बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है वो टर्जल प्रेशर को करता है, मेंटेन करता है, और दूसरी चीज उसमें वो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा होते हैं और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो भी वो बड़े से वैक्यूल में इकट्ठा होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो इन प्लांट सेल द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज, पादप कोशिका में केंद्रीय रसधानी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए क्या है? प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई? ग्रैनम में होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण का काम। स्टोरेज ऑफ वाटर एंड आयन बिल्कुल सही। पानी और आयनों का भंडारण, ठीक है, किसमें होता है? सेंट्रल वैक्यूल में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड बिल्कुल नहीं होता। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? पानी और आयनों का भंडारण किसमें होता है? सेंट्रल वैक्यूल में होता है। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? याद है आपको? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलती है। यह हुआ आपका ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पे एनर्जी कैसे निकलती है? एनर्जी
एटीपी के फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल भी नहीं। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम कौन करता है भाई? न्यूक्लियोलस, ठीक है। दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यस, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। वे कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के स्थल हैं। यहाँ पे कोशिका श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, और एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। दे कंटेन नो डीएनए, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ओनली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, कोशिका श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है? बताइए, बताइए प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है? चलिए देखते हैं क्या कार्य है। टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। प्लाज्मा झिल्ली क्यों एनर्जी प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कट कर दीजिए इसको। टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइज द सेल। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल सही। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करना है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर झिल्ली होती है सेल की, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है, तो ये आउटर बाउंड्री होती है, इसको क्या? आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, जहां से बाहर की चीजें, पदार्थों को, और अंदर पदार्थों आना है या बाहर पदार्थों को जाना है, उसका गति नियंत्रित करता है और सिलेक्ट करता है कि क्या बाहर जाना है, क्या अंदर आना है, ठीक है। ये कौन काम करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल इन सेल? सेंट्रियोल का क्या कार्य है? कोशिका में सेंट्रियोल्स की क्या भूमिका है, ठीक है। कोशिका में सेंट्रियोल की क्या भूमिका है? हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। जो पिछले आपने क्वेश्चन पिछला सॉल्व किया, शायद उसी वही क्वेश्चन आ गया है। ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक, ये काम होता है सेंट्रियोल का। Which of the following is also called the power plant of the cell? Power plant of the cell किसको कहते हैं हम? Power plant of the cell, आपको याद है पावर प्लांट ऑफ द सेल किसको कहते हैं? चलिए देखते हैं किसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्जी काय नहीं कहा जाता, काटिए इसको। राइबोसोम नहीं कहा जाता। लाइसोसोम कहा ही नहीं जाता इसको बिल्कुल भी। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर प्लांट, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। हाउ इज प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस बताई था मैंने। लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में बस सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। उसके बाद इसमें ये होता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण का काम ही नहीं है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये अंतर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं, दोनों में होता है सेल वॉल। सेल वॉल ही होगा इसका, क्योंकि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ मर्डर, जीव हत्या की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं।
सेल न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा तो सेल वॉल होगा इसका। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस करा दिया आपको। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, जो पुराने परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल से, वो सारा मैं करा दूंगी आपको प्रैक्टिस, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ याद हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। या फिर कोई आपको और डिमांड होगा किसी लेक्चर का तो आप बताइएगा, मैं कर दूंगी, उस लेक्चर को मैं ले लूंगी। बाकी रहा और भी जितने क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगी PYQ, ठीक है। आपको जाके बुक पढ़ने की बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे PYQ ही हैं, बार बार आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा बिल्कुल भी। टिप पे आप जाएंगे एग्जाम में और क्वेश्चन देखेंगे, आंसर मार के और चले आएंगे, ठीक। तो अगला एक और सेशन हो जाएगा आपका सेल पे, फिर आप नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, जो आपके सिलेबस में है। मैं एक एक पार्ट कवर कराते चलूंगी आपका, ठीक है। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन होगा अगला, फिर उसको मैं टॉपिक को कवर करा के 2-3 लेक्चर में फिर मैं उसका क्वेश्चन भी करा दूंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है साइंस में, ठीक। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लेक्चर देखते रहिए और फिर आप उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए, कोई क्वेरी हो या फिर कोई और आपका डिमांड हो लेक्चर का, या फिर हमसे कोई गलती हुई हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप पढ़िए मन लगा करके और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल भी खुश रहिए, चिल मूड से एकदम मस्त मौला होकर के पढ़िए, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपकी जो भी परेशानी होगी वो सॉल्व की जाएगी, ठीक है। आपको जैसे अगर कोई दिक्कत लगती है वो भी आप हमको बताइए, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।